हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेल के इंट्रोडक्शन एंड उसका फंक्शन और मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये आपकी एनाटॉमी का बहुत बेसिक चैप्टर है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी सेल्स होती है, कौन सी दो मेजर सेल्स होती हैं लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, और सेल्स के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो सेल जो है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, कैसे सेल सिस्टम होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसके ही एक्सटेंशन में ये लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, एंड उसके बाद हम डिफरेंशिएटिंग वाला चार्ट पढ़ लेंगे। तो हमेशा जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा करो, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे आपका एक टॉपिक और राइट साइड पे आपका, तो इससे कंपैरेटिवली पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको याद भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से कंपैरेटिव मैनर में पढ़ाई करनी चाहिए अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, और हम पढ़ रहे हैं सेल और उसके बेसिक फंक्शंस। तो बहुत बेसिक फंक्शंस देखेंगे हम सेल के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही ये देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर, ये है हमारा ऑफिशियल ऐप उन बच्चों के लिए जो फोरेंसिक साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस में यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फोरेंसिक के बच्चों को यहाँ पे पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा फोरेंसिक साइंस का, ठीक है। फोरेंसिक साइंस का पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यूजीसी नेट के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। एंड ये इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपका लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। सो लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में, सेल्स और उसके फंक्शन और टू मेजर सेल्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेल क्या है? द सेल, जो कि लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, और भी अदर वर्ड्स हैं जिनसे ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट चीज़ है आपकी, जो वर्ड है सेल, CELL, ये आपके लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ये आपका वर्ड जो है लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, सेला, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड है आपका सेला, और इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। क्या होता है इसका मतलब? होता है स्मॉल रूम। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। सो सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी लिविंग नोन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, उनकी फंक्शनल यूनिट है, और उनकी बायोलॉजिकल यूनिट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पूरी दुनिया में, पूरे जहान में मौजूद हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल्स। कौन है आपका? ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट। सेल आपकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की। इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी, आई मीन सिंगल सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है, बट वो सेल ही उनकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल्स क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमने पढ़ा था, तो वो सेल सिस्टम से ही शुरू हुआ था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, सेल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले सेल सिस्टम से ही शुरू हुआ था ये। तो सेल सिस्टम होता है, सेल सिस्टम के बाद सेल से क्या बनती है? टिश्यूज। टिश्यूज के बाद क्या बनती है? बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं आपका। यस, ऑर्गन सिस्टम ऐसे ही बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर, सेल्यूलर भी रहता है, बट ये मेजर पाथवे है कि सेल सिस्टम से बनता है आपका टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और ये आपका पूरा सिस्टम बनके फिर तैयार होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही कोई सिस्टम्स बनते हैं। लाइक आप कोई भी आपके पेट ले लो, अगर आपके पास डॉग है, अगर आपके पास कैट है, तो उनमें भी यही सिस्टम चलते हैं। उनमें भी सेल्स हैं, उनमें भी टिश्यूज हैं, उनके भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, एंड हेंस आर ऑफन रिफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला स्टेटमेंट तो बचपन से पढ़ रहे हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, एकदम छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं कि जो सेल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी की।
ईच सेल कंटेन्स स्मॉलर ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो अब ये जो सेल है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनमें भी बहुत सारा कुछ चल रहा होता है अपने अंदर में। तो जो सेल्स होती हैं वो स्मॉलर ऑर्गेनल्स, तो फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, इसके अंदर आपके और स्मॉलर ऑर्गेनल्स होते हैं, इसीलिए हम उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनके पास भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये सारे के सारे मिलके परफॉर्म करते हैं, सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, सीक्रिएशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करती हैं। ऐसे नहीं कि सारी एक ही बेचारी सेल को सारा काम दे दिए, नहीं, बहुत सारी सेल्स है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, एन नंबर ऑफ सेल्स है जिनको अपना अपना एक स्पेसिफिक काम मिला हुआ है। ठीक है, तो जो सेल्स के अंदर भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये तो आपका लिक्विड होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीज़ों का अपना एक फंक्शन है। तो ये सेल्स के अंदर होते हैं और इनका है फंक्शन है जैसे कि मेटाबॉलिज्म करना, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कुछ भी सीक्रीट करना है या अब्जॉर्ब करना होता है तो वो ये काम भी करते हैं। ठीक है, बिकॉज सम सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ सेल्स है जो स्पेसिफिक फंक्शंस ही करते हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, वो आपका रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करने का काम करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आपका डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे इनके अपने एक वर्क है, अलग अलग तरीके की सेल्स है ना। और जो सेल्स हैं, जो बोन सेल्स है वो बोन बनाती है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करती हैं, और जो नर्वस सिस्टम में जो हमारी न्यूरल सेल्स होती हैं वो सेंसरी चीज़ों को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। तो जो अलग अलग सेल्स हैं उनके अपने एक अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इनके भी अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी, आई मीन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ना, रेड ब्लड सेल्स आर द ऑक्सीजन कैरियर्स फॉर द बॉडी इन द बॉडी। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, ऐसे ही अलग अलग सेल्स का काम अलग अलग होता है। तो ये तो सेल क्लियर हो गया कि लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है सेला, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ये बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सेल सिस्टम से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन्स मिलके आपका पूरा ह्यूमन एनाटॉमी या फिर कोई भी जानवर का जो सिस्टम होता है वो बनता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। ठीक है, और हर एक सेल कुछ स्मॉलर ऑर्गेनल्स रखती है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे वो सेल अपना काम कर सके। एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सेल को अपना वर्क करने के लिए, तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करके देता है। इसीलिए ये भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, रटा हुआ है बिल्कुल, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हब ऑफ द सेल, वो पावर का जनरेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया, सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके अपने अलग अलग काम है, ऐसे नहीं कि कुछ भी काम करने लग गए, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो 6 मेन फंक्शंस होते हैं। मैंने 6 मेन फंक्शंस यहाँ पे इंक्लूड करे हैं कि इतने सारे फंक्शंस बहुत सारे हैं, सेल ही सारा फंक्शन करती है, सेल ही सारे के सारे काम करती है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो उनमें से ह्यूमन बॉडी में काम करने वाले 6 फंक्शंस मैंने लिस्ट डाउन किए। तो सेल्स क्या क्या करती हैं, ये आपको स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती हैं, फैसिलिटेट करती है ग्रोथ, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, अलाउ करती है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करती है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेल के। तो पहले फंक्शन की अगर हम बात करें, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, तो ये आपका पहला फंक्शन हो गया। ये क्या कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है। क्या करती है, ये आपका स्ट्रक्चर दे रही है और ये आपको सपोर्ट भी कर रही है। जैसे कि क्लासरूम बनी हुई होती है ब्रिक से, जिस भी क्लासरूम में आप बैठे होते हो या फिर स्कूल गए होगे या कॉलेजेस गए होगे, तो वो क्लासरूम किससे मिलके बनी हुई है, ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है, राइट। इसीलिए हम ब्रिक्स का रेफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेल ऐसे ही लगती है, ऐसा। या फिर मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे ऐसे ही कर देते हैं। ये क्या है, ये एक ब्रिक। तो ऐसे ही जैसे क्लासरूम ऐसे ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होती है, वैसे ही आपका जो आपकी जो बॉडी बनी हुई है या फिर आपका जो टिश्यू है वो ऐसे ही सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है,
So like a classroom which is made up of bricks, every organism is made up of cells. It is made up of cells. Okay, while some cells such as collenchyma and sclerenchyma are specifically meant for structural support. तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम कौन सी सेल्स करती हैं? तो आपकी जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, वो आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। ठीक है, ऑल सेल्स जनरली प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो जो सारे के सारे सेल्स हैं मोर और लेस जनरली वो आपके स्ट्रक्चरल बेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल बेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस स्किन इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्किन सेल। फॉर एग्जाम्पल जो स्किन हमारी बनी हुई है वो बहुत सारे स्किन सेल से मिलकर बनी हुई है। जो वैस्कुलर पैड है हैव इवॉल्व्ड अ स्पेसिफिक टिश्यू कॉल्ड जाइलम। जाइलम क्या करते हैं? ये आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम पढ़ा है ना, तो वही जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्पेशल टिश्यू सिस्टम होता है जाइलम, वो भी आपका स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, which is made up of cells and provides structural support। और यही जाइलम जो है बहुत सारी सेल्स से, बहुत सारी प्लांट सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है आपके प्लांट को या ट्री को। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है हमने स्कूल में। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम है वो है ग्रोथ फैसिलिटेट करना। इट फैसिलिटेट ग्रोथ थ्रू माइटोसिस। ये प्रोसेस है माइटोसिस के थ्रू ग्रोथ फैसिलिटेट करने का काम भी सेल करती है। तो माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं खुद को। सो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम ह्यूमंस, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टिश्यूज ग्रो बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। तो ये जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल हम कह रहे हैं यही है माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस है। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है टिश्यूज का, सॉरी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, वही टिश्यू बनाती है। अब एक सेल तो टिश्यू नहीं बना देगी, मल्टीपल सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू का क्रिएशन करती है। तो जब टिश्यू की ग्रोथ होती है तो सेल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हमको ज़्यादा टिश्यूज की ज़रूरत होती है और ये सेल कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेट करती है खुद को। सो इट टेक्स प्लेस थ्रू दी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल का काम चल रहा है वो प्रोसेस कहलाती है माइटोसिस, in which the parent cells breaks down to form two daughter cells। जिसमें जो parent cell है, कौन सी सेल? parent cell किसमें ब्रेक हो रही है? दो daughter cells में, two daughter cells। तो दो बच्चे बनेंगे, एक सेल दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है which is identical to it। तो जैसी जो सेल थी वैसे ही दो सेल्स बन जाती है आफ्टर माइटोसिस। Mitosis is also the process through which simpler organisms reproduce and give rise to new organisms। तो जो कॉम्प्लेक्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन या जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है वो माइटोसिस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी हमने स्कूल में पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही न्यू ऑर्गेनिजम्स जेनरेट करते हैं, वही रिप्रोडक्शन का सिस्टम ही माइटोसिस होता है। ओके, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। सो सेकेंड इसका वर्क है, सेल्स का वर्क होता है कि ग्रोथ फैसिलिटेट करती है थ्रू माइटोसिस। नेक्स्ट इज इट अलाउज पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म आया है, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो सेल है, सेल्स इंपोर्ट न्यूट्रिशन टू यूज इन द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन एनाटॉमी का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो जो सेल है वो क्या न्यूट्रिएंट इंपोर्ट करती है। सो ये क्या न्यूट्रिएंट्स लाने ले जाने का भी काम करती है, सेल्स ही करती हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करती है ना, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेने देने का काम रेड ब्लड सेल्स करती है। तो वैसी बहुत सारी सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स इंपोर्ट करने का काम करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करती है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में दैट गो ऑन इनसाइड देम। जो सेल्स के अंदर ही चल रहा है ना प्रोसेस, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है। These processes produce waste which a cell needs to get rid of। अब कुछ प्रोसेस हुई उससे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को
उसे हटाना भी है। तो ये दो काम होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और एक्सक्रीट भी करना है वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये दोनों काम क्या करती है, सेल्स ही करती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को इंपोर्ट भी करेगी और एक्सपोर्ट करेगी आपके वेस्ट मटेरियल को। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल है, गेट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, सेल में आना जाना कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज रेगुलेटेड विद अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है और यहाँ पे बाहर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब अंदर सिस्टम में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो जब नीड होगी तो ये जो बाहर में ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाएगी सेल के अंदर, जितनी जितनी नीड होगी उतनी। तो ये होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन कि वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके चली जाएगी अंदर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अंदर में कम हो गया है। अब अंदर में कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है तो फिर बाहर के ऑक्सीजन अंदर क्यों जाएंगे। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम उधर चल पड़ते हैं ये। तो यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं और यही कहलाता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये तो छोटे मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो एंटर नहीं कर लेते, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू उनका मूवमेंट नहीं होता है। सो जो ये प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स हैं, गो इन एंड आउट ऑफ अ सेल थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके थ्रू एंट्री एग्जिट करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से मूवमेंट करते हैं। इन विच द सेल यूजेस वेसल्स टू एक्सक्रीट एंड अब्सॉर्ब लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो ये वेसल्स हम काम में लेते हैं, वेसल्स टू एक्सक्रीट एंड अब्सॉर्ब लार्जर मॉलिक्यूल। तो लार्जर मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट और अब्सॉर्ब करने के लिए हमको वेसल्स चाहिए होते हैं, वेसिकल्स चाहिए होते हैं। तो जो हम नॉर्मली फूड इंजेस्ट करते हैं या जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि बॉडी डायरेक्टली उसको नहीं यूज़ कर सकती है एनर्जी में। तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ये जो वर्ड मेटाबॉलिज्म हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सारा का सारा सिस्टम। तो जो सेल्स हैं वही ही एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। ईदर इट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ईदर इट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल्स ने ही सारा काम करना है। तो ये उसका एक और काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी ये बोला, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। सो एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल्स डिपेंड अपॉन द थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट सेल्स कैरी आउट रेंटलेसली। तो पूरे के पूरे टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमंस है, हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है ये जो लाखों करोड़ों केमिकल, ये जो इतने केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना बॉडी के अंदर, जो कि सेल्स कैरी कर रही हैं, उन पे डिपेंड करता है हमारा सर्वाइवल। जो दिन रात सेल्स मतलब मेहनत कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। सोने में भी आपको एनर्जी चाहिए, वो भी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। फॉर दीज रिएक्शंस सेल रिक्वायर एनर्जी। तो अब बेचारों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। आपको भी अगर मेहनत करनी है तो आपके सेल के पास एनर्जी होगी, तभी तो आप मेहनत कर पाओगे। जब भी तबीयत खराब होती है, जब हमारा सिस्टम सही से नहीं चल रहा होता है, तो आप कुछ काम नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो यही होता है कि सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट प्लांट्स गेट दिस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जो प्लांट है उनको ये एनर्जी कैसे मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिलती है। फोटोसिंथेसिस भी हमने बचपन में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं अपना फूड खुद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेयर एज एनिमल गेट देयर एनर्जी थ्रू द मैकेनिज्म कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करते हैं हम। सो ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये भी काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट का, कि वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेके, सॉरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन का मैंने उल्टा बोल दिया। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। बिना ऑक्सीजन हम क्यों मर जाते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं वो चीज़ वो कंटिन्यू नहीं कर सकती ऑक्सीजन के बिना।
तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ले रहे हैं। रेस्पिरेशन के अलावा जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमको एनर्जी मिलती है, बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस वाली तो हम रेस्पिरेशन ही करेंगे, और यही ऑक्सीजन ये रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं पूरी बॉडी में, सारे सेल्स को ले जाके देती है, क्योंकि सबको ऑक्सीजन चाहिए, सारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है क्रिएट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मैंने अभी जो मेटाबॉलिज्म की बात करी, कि मेटाबॉलिज्म की मैंने जो अभी बात करी, यही है वो टर्म, इट क्रिएट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो सेल ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू करती है, तो सेल सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो मेटाबॉलिज्म है ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड करता है, जो भी बॉडी के अंदर चल रही हैं, जो भी केमिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं। सो each metabolism includes all the chemical reaction that takes place inside an organism. So either it's human or any animal, सबके अंदर पे ये metabolism चल रहा होता है। Okay, तो यही आपकी main chemical reactions है। So these reactions can be catabolic or anabolic in nature. So you have two different types of chemical reactions. पहला है आपका catabolic reactions, दूसरा है आपका anabolic reactions। तो ये catabolic और anabolic क्या है? तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल, हम यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे हैं, इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म है। क्या है कैटाबॉलिज्म? यही कैटाबॉलिज्म है जब हम कोई मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे हैं, जब हमको एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी प्रोडक्शन की वो प्रोसेस जिसमें हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं ग्लूकोज और फिर उससे एनर्जी ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आप कह सकते हो ग्लूकोज, ये थोड़ा लार्जर मॉलिक्यूल है। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं ऑन द अदर हैंड, इट यूजेस एनर्जी टू मेक बिगर सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस। सो ये बिगर सब्सटेंसेस का क्रिएशन करता है सिंपल चीज़ों से। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, पहला टर्म है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन कह लो। सो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, सारे बड़े मॉलिक्यूल्स तो टूट के छोटे हो रहे हैं, तो बिगर मॉलिक्यूल्स टर्न इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू बिगर वन। सो तो ये दो रिएक्शन बॉडी में चलती है। तो अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया या कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिनको हम मिक्स करके या ज्वाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वह एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। दो चीजें क्लियर हो गई। कैटाबॉलिज्म मीन्स बड़े मॉलिक्यूल को हमने तोड़ दिया, एनाबॉलिज्म मीन्स छोटे मॉलिक्यूल को पकड़ के बड़े मॉलिक्यूल बना दिए। नेक्स्ट इज इट एड्स इन रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशीज। तो दुनिया में कोई भी स्पीशीज हो, इवन प्लांट्स या कोई भी सिंपलर या सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबको रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर वो स्पीशीज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में रहना चाहती है, तो रिप्रोडक्शन करना ही है, ताकि उनकी स्पीशीज दुनिया में बने रहे। जो ये नहीं करते हैं वो एक्सटेंट हो जाते हैं, अब मौजूद नहीं है हमारे साथ। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। उस पूरी की पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अ सेल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। सो माइटोसिस और मियोसिस अभी हमने डिस्कस करा, जब एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाती है। और मियोसिस भी आपका दूसरा टर्म है, जो कि जिससे सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं या फिर सेल के रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। इन माइटोसिस सेल सिंपली डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल्स। जो माइटोसिस होती है बहुत सिंपल प्रोसेस है, डिवाइड हो जाती है। दिस इज टर्म्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो दूसरा टर्म है मियोसिस, इट टेक्स प्लेस इन गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये किन में होता है? ये गैमीट्स में होता है, या जो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में।
सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में या सेल सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। जो गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनमें मियोसिस होती है, वेयर देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स होती है। तो आप कहते हो ना कि आप पे कुछ आपके मदर के और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, तो ये जो जीन की मिक्सिंग हो रही है ना मियोसिस में, इसी वजह से होती है। दिस कॉजेज डॉटर सेल्स टू बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो ये क्या होते हैं, जो डॉटर सेल्स होती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, मिक्सिंग हो गई ना। यहाँ पे तो सिंपली डिवाइड हो जाते हैं सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज इट इज, और यहाँ पे जेनेटिक मिक्सिंग की वजह से मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होती है, जो उनके बच्चे बन रहे हैं, वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं। मियोसिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये भी आपके जो सेल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एड करते हैं आपके सेल के रिप्रोडक्शन में भी और ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में भी। सो ये आपका था काम है, जो सेल्स के काम है, फंक्शन। ठीक है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं सेल को बॉडी के अंदर, ये मेन है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ मिस कर दिए होंगे तो आप इंक्लूड कर लेना, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने इंक्लूड किए। अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम जिनकी बात हम कर रहे थे। तो अगर हम सिंपली सीधे सीधे देखें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, ये आपके अंदर है, हम में, जो ह्यूमंस में और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और जो प्रिमिटिव टाइप के, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। हम में कौन सी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। सो न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विशेबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल एकदम अच्छे से बनी हुई रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोई न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब अलग से आप देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर जोन, न्यूक्लियोइड कहते हैं हम, ये ऐसे ही बस पड़ा हुआ रहता है जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल भी नहीं रहती, एब्सेंट। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या है, क्या पॉइंट आपके पास, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। जैसे जो अभी मैंने सेल ऑर्गेनल्स की बात करी ना, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दो दो मेम्ब्रेन होती है उनमें, क्वालिटी अच्छी होती है कह सकते हो। सो क्लोरोप्लास्ट एग्जाम्पल है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल है, इसके अंदर स्पेसिफिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो एग्जाम्पल है। और सिंगल मेम्ब्रेन सेल्स भी होती है, जो कि गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सिंगल सेल्स जो होते हैं, और सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या अर्ली या प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनमें सिर्फ सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन बॉडीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि मीजोजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी, ये सारी की सारी एब्सेंट रहते हैं। ये जो एडवांस्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स में। जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, जो राइबोसोम्स इनमें होता है बस 70S का होता है। डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स इन द सेल, तो अलग अलग सेल का अलग अलग कंपार्टमेंट होता है भाई, अपना डिस्टिंग्विशेबल कंपार्टमेंट होता है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का अपना डिस्टिंग्विशेबल कंपाउंड होता है, कोई कंपार्टमेंट बाजी नहीं होती ये प्रोकैरियोटिक सेल में, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट है आपका, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम 2 to many। तो अब ये स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूकैरियोटिक सेल देख रहे हो आप, ह्यूमन की देख रहे हो, डॉग की देख रहे हो, कैट की देख रहे हो, कोई अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में। अब यूकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल है, देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम पर सेल, बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट है, ओनली 1 क्रोमोसोम पर सेल, भाई इतना ही रहता है। सिक्स्थ आपका पॉइंट, फिफ्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ देख लो, ईच क्रोमोसोम इज लीनियर विथ इट्स 2 एंड्स फ्री। तो क्रोमोसोम कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ऐसे ही होता है, ईच क्रोमोसोम इज लीनियर, बढ़िया लीनियर क्रोमोसोम होते हैं, उसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं। द क्रोमोसोम इज सर्कुलर एंड अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एट 1 पॉइंट। तो इनमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर होगा पहला तो, और अटैच रहता है एक एंड किसी ना किसी पॉइंट से सेल मेम्ब्रेन के, भाई अटैचमेंट है।
7th पॉइंट है आपका ईच क्रोमोसोम हैज वन लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन्स। सो जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उनके अंदर। किनके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है भाई, तो ये प्रेजेंट होता है। सो जो क्रोमोसोम होता है उसमें सिंगल एक ही सब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। भैया हिस्टोन एक तरीके की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, उससे एसोसिएटेड नहीं होते ये लोग। अर्ली और प्रिमिटिव सेल्स जो होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उनको कोई मतलब नहीं है हिस्टोन से। वो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके ही चोचले हैं हिस्टोन से कनेक्शन वाले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच क्रोमोसोम हैज वन सेंट्रोमियर दैट डिवाइड्स अ क्रोमोसोम इनटू 2 आर्म्स। तो ये जो मैंने अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, तो ये बीच में जो ये यहाँ पे है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या ये कहलाता है? सेंट्रोमियर। और ये जो कॉर्नर के हिस्से होते हैं ये होते हैं टीलोमेयर्स, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से डिवाइडेड रहता है, ईच क्रोमोसोम हैज वन सेंट्रोमियर, तो ये एक सेंट्रोमियर तो कंपलसरी है भाई, प्रेजेंट ही रहेगा। दैट डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू 2 आर्म्स, तो ये उसका ये एक आर्म हो गया, एक हाथ हो गया, ये एक दूसरा हाथ हो गया। However, if the centromere is terminal, the chromosomes would have only one arm. अगर ऐसा ही हो गया, अगर जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल है तो एक ही आर्म दिखेगा। तो जो क्रोमोसोम्स के भी बहुत टाइप है, मैं कोशिश करूंगी कि इस पर वीडियो बना दूं अगर आपको चाहिए तो ऐसा होता है क्रोमोसोम का सिस्टम। तो क्रोमोसोम लैक्स सेंट्रोमियर। अब भाई ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनको कोई मतलब ही नहीं है सेंट्रोमियर से। क्रोमोसोम है बट हमको सेंट्रोमियर नहीं चाहिए कहते हैं ये, और इनमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो अलग से न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोल्स हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत रंगीन और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिख रहा है। और ये प्रोकैरियोट्स बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। राइबोसोम्स हैं, सिंपल राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन भी सिंपल, सेल वॉल भी हो सकता है फ्लैजेलम प्रेजेंट हो या नहीं हो, कैप्सूल प्रेजेंट हो सकती है, न्यूक्लियोइड्स होता है, और सारा कुछ यहीं पे पड़ा हुआ होता है, कोई तामझाम नहीं, सब एक में, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि सारे के सारे इनको डिस्कस करो कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये गोल्गी एपैरेटस, ये सारी चीज़ें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ बनानी है, ठीक है। मैंने बेसिक डिफ्रेंशिएशन बता दिया है, स्कूल वाली यादें ताज़ा हो गई होंगी, ठीक है। तो हमने आज का लेक्चर देख लिया, सेल का रिवीजन हो गया, सेल क्या है, सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, डिफरेंशिएशन हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर ऐप आपको यूज़फुल लगता है तो डाउनलोड कर लो, दोनों जगह पे है, ठीक है। एप्पल के ऐप स्टोर पे भी है और एंड्रॉयड वालों के गूगल प्ले स्टोर पे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Okay then, bye.